स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में जो है बोल्जनो प्रमेय और मोस्टेस्ट प्रमेय को पढ़ेंगे। समवर्त अंतराल पर हम संतत फलनीय गुणधर्म पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बोरल आवर्त थ्योरम पढ़ ली थी और परवैधता प्रमेय पढ़ ली थी। हम इस लेसन में जो है मोस्टेस्ट को पढ़ेंगे और बोल्जनो प्रमेय को पढ़ेंगे। देखिए, मोस्टेस्ट प्रमेय क्या है? यदि फलन समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तो वह उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक और निम्नक को ग्रहण करता है। ये मोस्टेस्ट प्रमेय का स्टेटमेंट है। और मोस्टेस्ट प्रमेय का जो है स्टेटमेंट भी कभी पूछ लिया जाता है कि मोस्टेस्ट प्रमेय का कथन लिखिए, तो आपको कथन भी याद रखना है। यदि फलन समवर्त अंतराल ए बी संतत है तो वह उस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक और निम्नक को ग्रहण करता है। अब देखें, इसको हम हल करते हैं तो परवैधता प्रमेय हमने इससे पहले पढ़ी थी। उसमें क्या है कि फलन है ए बी में परवैध होता है। अगर समवर्त अंतराल पर वो संतत है तो वो ए बी में परवैध है। ठीक है। अब परवैध है तो उसके उच्चक और निम्नक होंगे, क्योंकि आप जानते हो ये हम बात संख्या पढ़ रहे हैं। बात संख्या में क्रम पूर्णता वगैरह से उच्चक और निम्नक होती है। तो आप ये ए बी में हम क्रम से मान लेते हैं कि उच्चक और निम्नक हमारे कैपिटल एम जो उच्चक है और स्मॉल एम जो हमारा निम्नक है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि हमारे पास दो बिंदु अल्फा और बीटा ए बी में ऐसे हैं। इस अंतराल में, अंतराल ए से लेकर बी तक में हमारे पास अल्फा बीटा दो बिंदु ऐसे हैं। फंक्शन का मान अल्फा पर कैपिटल एम होगा और बीटा पर जो मान है स्मॉल एम होगा। हमारे उच्चक और निम्नक किसी न किसी बिंदु पर ग्रहण किए जाते हैं, कुल मिला के। तो उच्चक के लिए क्या हुआ? उच्चक के लिए हम पहले सिद्ध करते हैं और मतलब ये उच्चक के लिए हमारा जो प्रूव हो जाएगा सेम इसी प्रकार आपको निम्नक हो जाएगा। तो हम उच्चक के लिए प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि फंक्शन जो है अंतराल में उच्चक को किसी भी बिंदु पर प्राप्त नहीं करता। यानी उच्चक जो मान है एम, वो फंक्शन के द्वारा किसी भी बिंदु पर प्राप्त नहीं होता। यानी किसी भी बिंदु के लिए फंक्शन का मान एम के बराबर नहीं है। ठीक है ना? अब इससे क्या हुआ? आप एम और एफ एक्स का अगर फंक्शन ऑफ एक्स का अंतर करेंगे तो जीरो बराबर नहीं होगा। इस अंतराल में ए से लेके बी तक में, इस अंतराल में एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का अंतर जो है, मतलब आप लिख रहे हो एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मान जीरो नहीं होगा अंतराल में। अब एम अचर फलन है तो अचर फलन संतत होता है और फंक्शन जो आपका संतत दिया हुआ है तो दो फलनों का संतत फलनों का अंतर भी आपका क्या होगा? संतत होगा। तो आपका जो ये जो दो फलनों का अंतर है एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ये संतत होगा आपका। क्यों होगा? कि ये दो संतत फलनों का अंतर है। तो अब अगर आप एक बटे ये करें एक बटे एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी संतत होगा। क्यों? क्योंकि आपका एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है ना? एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जो है आपका जीरो के बराबर नहीं, किसमें? इस अंतराल में। अतः ये अनंत नहीं होगी ये संख्या जो है, तो ये संतत है। और संतत फलन कैसा होता है? परिवर्त होता है। तो एक बटा एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ये परिवर्त है। संतत परिवर्त हुआ क्योंकि हमने परिवर्तता प्रमेय पढ़ी थी कि अंतराल, इस अंतराल पर फलन संतत है तो परिवर्त होता है। परिवर्त है तो हमारे पास अगर परिवर्त है तो कोई ना कोई हमारे पास दो संख्याएं होंगी, कैपिटल के और स्मॉल के, जो कि क्या होंगे? इस फलन के लिए सुपरिमम और इनफिमम होंगे। एक बटा एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जो है इस फलन का सुपरिमम हमने कैपिटल के मान लिया। कैपिटल के मान लिया तो एक बटा जो मान है हमारे एक बटा एम माइनस कैपिटल एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ये लेस इक्वल कैपिटल के होगा। हम के को हर में ले आते हैं और इसको यहाँ एम माइनस फंक्शन ऑफ एक्स को यहाँ ले आते हैं, तो ये आपको ये आ जाएगा। फिर हम फंक्शन ऑफ एक्स को लेफ्ट में ले आते हैं और एक बटे के को इधर ले आते हैं राइट में, तो ये बन जाएगा हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स लेस इक्वल कैपिटल एम माइनस एक बटा के। अब देखो एम में से कोई संख्या घट रही है तो ये जो अमाउंट है हमारा एम से छोटा होगा और इसके द्वारा हमारा जो फंक्शन है वो परिवर्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एम है उच्चक नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चक जो है वो सबसे कम ऊपरी बाउंड्री होती है, लेकिन इससे भी कम ही आ रहा है जिसके द्वारा ये फंक्शन परिवर्त है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एम उच्चक नहीं है, जो विरोधाभास है, क्योंकि हमने तो एम को उच्चक मान लिया। तो ये विरोधाभास आया, क्यों आया? क्योंकि हमने माना कि वो फंक्शन अपने उच्चक को प्राप्त नहीं करता है। तो अतः आप क्या होगा? फलन
फंक्शन ए बी में अपने उच्चक को कम से कम एक बार प्राप्त करता है, इसी प्रकार आप निम्नक को भी कम से कम एक बार प्राप्त करता है, ये आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। अब देखो, बोल्जनो प्रमेय को पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे सामीप्य में। ऐसा है, मतलब सामीप्य में एफ फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ सी का मान समान होता है। ये हमें पहले प्रूव करनी पड़ेगी, बोल्जनो प्रमेय में डायरेक्ट यूज होती है। तो यदि फलन एफ संवर्त अंतराल ए बी में संतत है तथा कोई सी जो आपका अंतराल में से कोई अवयव आपने लिया ए और बी के मध्य में और फंक्शन का मान सी पर 0 नहीं है, तब आप हमारे पास एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान होगा कि डेल्टा के द्वारा जो सामीप्य बनेगा सी का, ये सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा अंतराल, इसमें फंक्शन का फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ सी का चिन्ह समान होगा। मतलब हमें ये मानना है कि आपके पास कोई अंतराल ए बी दे रखा है और उसके मध्य में से आपने बीच में से कहीं से भी सी बिंदु लिया जिस पर फंक्शन का मान 0 नहीं है, तो उस सी का कोई हमारे पास एक सामीप्य नेबरहुड ऐसा विद्यमान होगा जिसमें फंक्शन का मान और फंक्शन का किसी भी बिंदु पर मान और सी पर मान, इस सामीप्य में फंक्शन का किसी भी बिंदु पर मान, मतलब सामीप्य कोई बिंदु लिया और उस पर फंक्शन का मान और सी का मान समान है। तो देखें सी पर फंक्शन का मान समान है, तो देखिए इसे हल करते हैं। फंक्शन ए बी के बिंदु सी पर भी संतत है, क्योंकि ए बी में संतत है तो उसके किसी बिंदु में संतत है। तो पर हम परिभाषा लगाए सातत्य की। सातत्य परिभाषा के लिए होता है हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा होती है, कोई भी एप्सिलॉन उसके लिए हमारे पास डेल्टा कैसा होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ सी के अंतर का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होता है और एक्स और सी के अंतर का मॉडुलस डेल्टा से छोटा होता है। इस मॉडुलस को हम अंतराल में तोड़ सकते हैं, मतलब अंतराल बना सकते हैं। कैसे? ये जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है ये फंक्शन ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन और फंक्शन ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन इससे बनने वाले अंतराल में विद्यमान है। ऐसे इसको ये जो एक्स है ये कहाँ होगा, किसके बीच में बिलोंग करेगा, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, ये इससे अंतराल बना सकते हैं। ऑप्शन हमारे लिए क्या दे रखा है कि फंक्शन ऑफ सी का मान 0 नहीं है, फंक्शन ऑफ सी का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो या तो फंक्शन ऑफ सी का मान 0 से बड़ा है या फंक्शन ऑफ सी का मान 0 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों केस लेके चलेंगे। फंक्शन ऑफ सी जब हमारा 0 से बड़ा है, अब देखो फंक्शन ऑफ सी आपका 0 से बड़ा है, एप्सिलॉन का मान भी 0 से बड़ा है, तो हम एप्सिलॉन का चयन कर सकते हैं। एप्सिलॉन क्या बहुत छोटी राशि है, एप्सिलॉन का हम चयन इस प्रकार कर लेंगे फंक्शन ऑफ सी से छोटा है। ठीक है ना, एप्सिलॉन बहुत छोटी राशि है तो फंक्शन ऑफ सी हमारा 0 से बड़ा है, तो इस एप्सिलॉन को हम इस प्रकार चयन करते हैं कि फंक्शन ऑफ सी से उसका मान छोटा है। तो फंक्शन ऑफ सी और एप्सिलॉन का डिफरेंस जो है 0 से बड़ा होगा क्योंकि हमारा फंक्शन ऑफ सी का मान एप्सिलॉन से बड़ा है। ठीक है, अब आप एक देखें कि जो आपने एक में हमने अंतराल बनाई समीकरण एक में और दो में आपने क्या लिखा कि फंक्शन ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन का मान 0 से बड़ा है। तो देखें आपका फंक्शन ऑफ एक्स, जब आप x का मान c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा तक लेते हैं तो फंक्शन का मान कहाँ है, फंक्शन ऑफ c माइनस एप्सिलॉन और इसके बीच में फंक्शन ऑफ c प्लस एप्सिलॉन। तो देखो फंक्शन ऑफ c माइनस एप्सिलॉन कैसा है आपका, पॉजिटिव है और इससे बड़ी संख्या सारी इसमें है, तो कुल मिला के फंक्शन का मान कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये अंतराल कैसा है आपका पॉजिटिव। तो फंक्शन ऑफ c माइनस एप्सिलॉन कैसा है आपका पॉजिटिव, तो इससे जो राइट हैंड साइड में जितनी संख्या आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, तो आपका फंक्शन का मान कैसा है पॉजिटिव है। तो आपका एक और दो से क्या आ गया कि फंक्शन आपका कैसा है पॉजिटिव है इस अंतराल में। आपने प्रूव कर दिया एक तरह से कि फंक्शन ऑफ सी का जो चिन्ह लेके चले आप पॉजिटिव, वही आपका फंक्शन ऑफ एक्स का आ गया। सेकंड केस, आप फंक्शन ऑफ सी को 0 से छोटा लेके चले, नेगेटिव मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से छोटा है। अगर आप माइनस से गुणा कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ सी जो पहले से नेगेटिव है उसमें अगर माइनस से गुणा कर दिया तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमने दोनों तरफ माइनस से गुणा किया तो माइनस फंक्शन ऑफ सी आपका 0 से बड़ा है। अब हम वापस जैसे हमने पहले एप्सिलॉन का चयन किया उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि एप्सिलॉन हमारा फिर से छोटा है किससे, इस जो पॉजिटिव जो मान है माइनस फंक्शन ऑफ सी से, इससे एप्सिलॉन को आप राइट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये सॉरी राइट हैंड साइड में आप फंक्शन ऑफ सी इधर लाना है एप्सिलॉन की तरफ,
तो फंक्शन ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन का मान 0 से छोटा होगा। अब आप देखें फंक्शन ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, वापस आप यहाँ पहुंचे इस पर एक पर, तो फंक्शन ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन ये कैसा है हमारा निगेटिव। तो आप अगर फंक्शन ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन निगेटिव, तो इधर जो जितनी भी छोटी संख्या होगी वो भी निगेटिव होगी। तो फंक्शन का मान कैसा आएगा आपका निगेटिव, क्योंकि फंक्शन आपका कहाँ है, ये फंक्शन ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन और फंक्शन ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन के बीच में, और जब हमारी ये संख्या ही नेगेटिव है तो इससे जो इधर आएगी वो छोटी संख्या है वो सारी नेगेटिव होगी, यानी फंक्शन का मान हमारा कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो अब फिर हमने वापस एक और तीस हमने क्या निकाल लिया एक तरह से कि हमारे पास ये आ गया, ये जो है हमारा ठीक है ना। अब हमारे फंक्शन ऑफ एक्स का मान जो है 0 से छोटा हो गया, ठीक है ना। कब, जब हमारा एक्स जो है सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में। तो दोनों स्थितियों में हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ सी का चिन्ह समान है। कब, जब हमारा एक्स सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा के माध्यम में, यानी सी के सामने। अब देखो बॉर्जनो प्रमेय क्या है, बहुत अच्छी प्रमेय है और इसका यूज ये है कि हम मूल ज्ञात करते हैं तब इसकी आवश्यकता पड़ती है बॉर्जनो प्रमेय की। तो इसका स्टेटमेंट क्या है जान लें। यदि फलन एफ समवर्तंत्रालय भी संतत है, ये स्टेटमेंट जो है लगभग सभी प्रमेय में आ रहा है, तथा फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी विपरीत चिन्ह के हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो हमारे पास ए और बी के मध्य में, यानी देखो हमने छोटा अंतराल लिया है, तो ए और बी के मध्य में कम से कम हमारे पास एक ऐसा बिंदु सी होगा जिस पर फंक्शन का मान 0 होगा। यानी आप ये जो ए और बी सिरे हैं, इन सिरों पर जो फंक्शन का मान है वो एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। तो आपके ए और बी के बीच में सी एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर फंक्शन का मान 0 होगा। तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो देखें हल, मान लेते हैं देखो हमारे ये फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी में दोनों नेगेटिव, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों का चिन्ह अलग है। तो हम मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ ए जो हमारा वो पॉजिटिव है और फंक्शन ऑफ बी जो हमारा नेगेटिव है। ए बी का हम एक उपसमुच्चय बनाते हैं एस, किस प्रकार कि एक्स जो है हमारा ए के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा है और बी से छोटा हुआ है, तथा आपका फंक्शन ऑफ एक्स एक्स जो है वो आपका 0 से बड़ा है। ये ऐसी विशेषता है इस एस में कि एक्स के वे मान आएंगे जो या तो ए के बराबर है या इससे बड़े हैं और बी से छोटे हैं, लेकिन एक्स पर फंक्शन का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो हमारा ए पर जो मान हमने माना है कि फंक्शन ऑफ ए पर जो फंक्शन का मान 0 से बड़ा है, तो फिर ये निश्चित रूप से एस में होगा, ये हमारा एस में, तो एस नॉट इक्वल टू 5 है। अब एस क्या है, ए और बी के मध्य पर सीमित है, क्योंकि एस में मान कहां से कहां तक आ रहे हैं, ए से बी के मध्य में आ रहे हैं। तो एस जो हमारा बाउंडेड है परिबद्ध है, तो क्रम पूर्णता अपग्रहित से क्या होगा, इस एस का उच्चक विद्यमान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिबद्ध समुच्चय का मतलब जो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है उसके उपसमुच्चय का, तो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र के प्रत्येक उपसमुच्चय का जो परिबद्ध है उसका उच्चक होता है, तो एस का उच्चक विद्यमान होगा, उसे हम सी मान लेते हैं उच्चक को। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि सी, पहली बात तो कि फंक्शन ऑफ सी पर जो है फंक्शन का मान 0 होगा, उसे प्रूव करने से पहले हम दो चीज प्रूव करेंगे। पहली बात तो कि सी हमारे ए और बी के बीच में है, तो हमने पहले ही प्रूव करती है। तो देखो हमारा सेंस क्या है, फंक्शन ऑफ ए का मान 0 से बड़ा है, तब आपका क्या है फंक्शन ऑफ एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, किसमें, एक हमारे पास सामीप्य होगा ए का, ठीक है ना। ये हमने इससे पहले वाली थ्योरी में पढ़ा था, सामीप्य वाली जो थ्योरी थी जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ सी, यानी जिस भी बिंदु पे अब सी लिया तो हमने तब पहले, अब यहाँ फंक्शन सी नहीं लिया हमने ए लिया है, तो जो फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ ए का मान समान होता है, मतलब समान चिन्ह होता है, वो वाली प्रमेय हमने यहाँ लगाई है। तो फंक्शन यहाँ सी नहीं है, ये बिंदु जो सी नहीं है ये ए है, तो आइए आप यहाँ फंक्शन ऑफ ए कर लें। तो देखो फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ एक्स का जो चिन्ह है वो समान होगा, वो थ्योरम लगा दिया। अंतराल देखो सामीप्य जो हमने इधर की उसमें ए माइनस डेल्टा होता है, तो वो हमने ए माइनस डेल्टा नहीं लिखा है, क्योंकि सामीप्य को आप एक तरफ दिखा सकते हैं, तो हमने सामीप्य ये लिया है, इसमें ए को हमने इधर शामिल किया है, ठीक है। अब आप देखिए इस पूरे सामीप्य में फंक्शन का मान कैसा है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ये पूरा जो अंतराल है यानी पूरा सबसेट बन जाएगा किसका, एस का। तो एस में कौन से मान है जिनके लिए फंक्शन का मान 0 से बड़ा है,
इस अंतराल के पूरे के लिए 0 से बड़ा है मान फंक्शन का, तो ये अंतराल जो पूरा एस का सबसेट हुआ। दिस इंप्लाइज क्या हो गया आपका, एस का उच्चक, एस का जो उच्चक है होगा वो या तो ए प्लस डेल्टा के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, क्योंकि देखो एस में अंतर्विष्ट ये पूरा अंतराल, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी, ए प्लस डेल्टा, तो एस का जो उच्चक होगा वो या ए प्लस डेल्टा से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि एस का उच्चक ए नहीं है, एस का उच्चक जो है वो ए नहीं है, तो सी जो है वो ए के बराबर नहीं होगा। पुनः आपका फंक्शन ऑफ बी का मान कैसा है, 0 से छोटा है, तो वही फिर हम सामीप्य वाली प्रमेय फिर लगाएंगे कि तब फंक्शन ऑफ एक्स का मान 0 से छोटा होगा किसमें, इस बी के एक सामीप्य में। तो हमने इधर बी लिया, ये हमने बड़े ब्रैकेट से क्लोज किया है क्यों बी शामिल है इसमें, और लेफ्ट में हमने बी में से डेल्टा पर घटाया, क्यों हमने डेल्टा पहले लिया था, तो डेल्टा पर को हमने घटाया। ये हमारे पास एक सामीप्य प्राप्त हो गया। इसमें से अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो इसके लिए फंक्शन का जो मान है वो निगेटिव होगा। ठीक है, हमने जो थ्योरम पहले लगाई थी वो वाली थ्योरम इसमें लगा दी हमने। एस का उच्चक जो है हमारे बी माइनस डेल्टा वन के बराबर ऐसे कब हुआ, क्यों, क्यों फंक्शन का मान जो है हमारा 0 से छोटा है, किसमें, इस अंतराल में। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है आपका उसमें नहीं है, किसमें, एस में नहीं, तो वो इसके लिए बी के लिए मान कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और बी के इधर वाले सामीप्य में बी माइनस डेल्टा वन तक मान सभी कैसे आ रहे हैं, निगेटिव। लेकिन जो एस में जो मान है वो तो पॉजिटिव है। एस में कौन से बिंदु आ रहे हैं जिनके लिए फंक्शन का मान पॉजिटिव है, तो बी तो एस में है ही नहीं, तो बी माइनस डेल्टा वन जो भी है इसके बराबर उच्चक हो सकता है, इससे कम होगा, क्योंकि बी माइनस डेल्टा वन पर कैसा मान आ रहा है, बी माइनस डेल्टा वन तो शामिल नहीं इसमें, तो बी माइनस डेल्टा वन पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। ठीक है ना, तो बी माइनस डेल्टा वन के बराबर या इससे कम हमारा उच्चक का मान होगा। तो सी जो है बी के बराबर भी नहीं, तो बी माइनस डेल्टा वन से कम या इसके बराबर, तो सी जो है आपका ए और बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब सी ए और बी के बीच में है। ठीक है, सी आपका कहाँ होगा, ए और बी के मध्य में होगा, तो ये हमें प्रूव करना था कि सी आपका ए और बी के बीच जो अंतराल है उसमें बिलोंग करेगा। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि फंक्शन ऑफ सी का मान जो है 0 के बराबर है। अब देखो फंक्शन ऑफ सी का मान अगर 0 के बराबर नहीं, जो हम मान लेंगे फंक्शन ऑफ सी का मान 0 नहीं है, तो ये फिर तो या तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ सी का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो हम पहले मान लेते हैं फंक्शन ऑफ सी का जो मान है वो 0 से बड़ा है। तब आप जो इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी कि फंक्शन ऑफ सी और फंक्शन ऑफ एक्स का मान समान होता है, वो वाली थ्योरम लगा देंगे। हमारे पास एक सी माइनस डेल्टा 2 और सी प्लस डेल्टा 2, एक हमारे पास ऐसा अंतराल है जिसमें से हम अगर एक्स लेते हैं तो उसके लिए फंक्शन का मान और फंक्शन ऑफ सी का मान समान है बिल्कुल। ठीक है, तो सी माइनस डेल्टा 2 और सी प्लस डेल्टा 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो अंतराल है ये पूरा सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा इसका, क्योंकि इस इन मानों के लिए फंक्शन का मान पॉजिटिव है, तो ये पूरा इसका उप अंतराल हो गया। अब यदि देखो हमें एक जो डेल्टा 3 संख्या लेती है डेल्टा 2 से छोटी, तो पॉजिटिव संख्या ले रहे हैं डेल्टा 3 डेल्टा 2 से छोटी। अब देखो सी प्लस डेल्टा 2 हाईएस्ट मान है इस अंतराल में, सी प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 3 हमने लिया डेल्टा 2 से छोटी, तो सी प्लस डेल्टा 3 इस अंतराल में होगी, तो सी प्लस डेल्टा 2 से छोटी संख्या है, तो सी प्लस डेल्टा 3 हमारे पास ऐसी संख्या है जो इसमें विद्यमान है, यानी एस में विद्यमान है। अब आप देखो सी प्लस डेल्टा 3 सी से बड़ी संख्या है क्योंकि डेल्टा 3 पॉजिटिव है, और सी प्लस डेल्टा 3 जो कि एस के उच्चक सी से बड़ा है, सी से बड़ा है क्योंकि सी से बड़ी संख्या मतलब जिसमें संख्या जुड़ रही है, तो सी प्लस डेल्टा 3 सी से बड़ा हो जाएगा, जो किसमें विद्यमान है, एस में। अब आप ये देखो कि उच्चक से बड़ी संख्या उस अंतराल उस सेट में नहीं हो सकती, एस का उच्चक सी है और सी से बड़ी संख्या एस में आ रही है, देखो यार एस में आ रही है, तो सी से बड़ा जो है सी प्लस डेल्टा 3 वो आपका एस में विद्यमान है, ये विरोधाभास है क्योंकि उच्चक से बड़ी संख्या अंतराल जो हमारा सेट है उसमें नहीं हो सकती, एस में नहीं हो सकती, ये विरोधाभास है। अतः क्या होगा आपका फंक्शन ऑफ सी जो है 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं पुण्य का 0 से छोटा है। वापस हम जो सामीप्य वाली प्रमेय है वो पे लगाएंगे कि फंक्शन ऑफ सी अपने 0 से छोटा माना है और फंक्शन ऑफ एक्स जो 0 से छोटा होगा किसके लिए, इस अंतराल के लिए, सी माइनस डेल्टा 4 और सी प्लस डेल्टा 4, जहां डेल्टा 4 जो आप कैसा होगा 0 से बड़ा होगा, सारे डेल्टा 0 से बड़े हैं। अब सी एस का उच्चक है
अतः हमारे पास देखो c माइनस डेल्टा फोर और c, अब ये c से जो छोटी संख्या है तो हमारे पास कोई ना कोई एक बिंदु तो होगा ही। भाई c क्या है, उच्चक है, तो उच्चक के आसपास, उच्चक बिल्कुल फिक्स जस्ट बड़ा होता है सेट से, तो उच्चक के लेफ्ट की साइड में कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो हमारे उसमें होगी सेट में एस में। तो हमने c माइनस डेल्टा फोर और c के बीच में कोई संख्या हमने d ली, तो वो कैसा होगा, d कहाँ होगा, s में होगा, क्योंकि c जो है इसका उच्चक है। उच्चक के पास सेट की संख्या होती है, जो भी सेट का उच्चक है उस उच्चक के सामीप्य में सेट की संख्या होती है। सी माइनस डेल्टा पर हमने ये सामीप्य लिया है सी का, तो इसमें कोई ना कोई बिंदु ऐसा होगा डी जो एस का मतलब एस का सदस्य होगा, एस का अवयव होगा। एस की क्या विशेषता है कि एस में मेंबर होने पर उस पर फंक्शन का मान पॉजिटिव है, तो फंक्शन ऑफ डी हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने ये जो 4 नंबर समीकरण लिया है इसमें फंक्शन ऑफ एक्स का मान 0 से छोटा है, सभी इस सी के अंतराल माने सामीप्य माने वाले मानों के लिए फंक्शन का मान 0 से छोटा है। लेकिन हमारा ये आ रहा है फंक्शन ऑफ डी 0 से बड़ा है, तो ये विरोधाभास है, क्योंकि हमारे तो फंक्शन ऑफ डी पर भी मान 0 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ सी का जो मान है वो 0 से छोटा नहीं है, तो फंक्शन ऑफ सी का मान 0 से बड़ा भी नहीं है, फंक्शन ऑफ सी का मान 0 से छोटा भी नहीं है, तो फंक्शन ऑफ सी का मान जो है 0 के बराबर है। ये आपकी बोल्जन प्रमेय हो गई। तो ये आपके मोस्टेस्ट प्रमेय और बोल्जन प्रमेय हो गए, ये अक्सर बहुत ज्यादा आती है। इसके बाद हम एक लास्ट थ्योरम इसकी पढ़ेंगे समवर्त अंतराल पर, अंतर्वर्ती मान प्रमेय, उसे हम अगले लेसन में देखेंगे।